नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑप्टिमम मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सेट्स, जिसको हिंदी में समुच्चय कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। और पहले ये जानेंगे कि सेट्स होता क्या है, सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट्स के अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो कैसे पहचाने जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा डेफिनेशन ऑफ सेट्स होगा। सेट्स की जो डेफिनेशन है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट मतलब समुच्चय कहते हैं। सब बात समझ में आ गई। वस्तु हम जानते हैं, कलेक्शन मतलब समूह, संग्रह हम जानते हैं। किसी किन्हीं वस्तुओं को अगर इकट्ठा कर लिया जाए वही कलेक्शन कहलाता है। लेकिन बात आती है हमारी ए वेल डिफाइंड। इस वेल डिफाइंड का मीन्स क्या है? वेल डिफाइंड का मीन्स ये है कि अगर कोई एक क्वेश्चन कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है और मैं उसका जवाब देता हूँ, अगर पूछने वाले और जवाब देने वाले का दोनों का आंसर अगर एक आता हो तो हम इस बात को कहेंगे कि हमारे द्वारा दिया गया जवाब वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए एक से बड़ी सभी धनात्मक संख्याएं कौन सी होंगी, तो सबका जवाब होगा 2, 3, 4, 5, 6। यही क्वेश्चन मैं किसी और व्यक्ति से पूछूं तो उसका भी जवाब यही होगा 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि मैंने पूछा कि एक से बड़ी हों और पॉजिटिव हों। तो एक से बड़ी और पॉजिटिव कौन सी होंगी? 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे पूछा जाए बताइए इवन नंबर क्या होंगे, तो इवन नंबर की शुरुआत चाहे आप मुझसे करें पूछने की या किसी और से करें, सबका जवाब 2, 4, 6, 8 डॉट 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 सो ऑन होगा। इसका मतलब मैं और आप अगर एक ही बात का जवाब सेम देते हों, इस बात को बोलते हैं वेल डिफाइंड। आइए जानकारी लेते हैं कि सेट्स होते क्या हैं और इस वेल डिफाइंड से कैसे पहचाना जाता है कि दिया हुआ कलेक्शन सेट्स है या नहीं। एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल हमने लिए। सबसे पहला क्वेश्चन उसमें आता है और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, बताइए कौन कौन से सेट्स होंगे। सेट्स केवल वही होंगे जो वेल डिफाइंड होंगे, सुपरिभाषित होंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए वर्ष के उन सभी महीनों के नाम जो जे से शुरू होते हैं, जिनकी शुरुआत जे अक्षर से होती है, तो हम सब जानते हैं जे अक्षर से शुरुआत होने वाले जो हमारे महीने हैं वो कौन से हैं? जनवरी, जून और जुलाई। अगर यही क्वेश्चन मैं अलग अलग लोगों से पूछूं तो सबका जवाब यही होगा कि वर्ष के वे महीने जो जे से स्टार्ट होते हैं जनवरी, जून, जुलाई होंगे। और इसी बात को जब सबका जवाब एक आता हो, इसी बात को बोलते हैं कि डेफिनेशन इज वेल डिफाइंड। अगर डेफिनेशन वेल डिफाइंड है तो हम कह सकते हैं कि हमारा दिया हुआ कलेक्शन सेट्स होगा। इसका मतलब क्या ये सेट्स होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? बिकॉज द डेफिनेशन इज वेल डिफाइंड। आइए क्वेश्चन नंबर 2, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। भारत के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम बताइए। क्या ये सेट्स होगा? ये सेट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर डेफिनेशन वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं अपना जवाब अपने शब्दों में दूं तो मैं मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम अलग अलग बता सकता हूं। सामने वाले के दिमाग में क्या पता वो किसको मोस्ट टैलेंटेड मानता है। तो इसलिए जब मैं और आप एक ही बात का जवाब दें और दोनों के विचार अलग अलग हों तो वहां पर हमारी डेफिनेशन वेल डिफाइंड नहीं होती। जब डेफिनेशन वेल डिफाइंड नहीं होती, हमारा जवाब सुपरिभाषित नहीं है, तो दिया हुआ कलेक्शन भी सेट्स नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा सेट्स नहीं होगा। आइए एग्जांपल तीसरा लेके चलते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के 10 महान बल्लेबाजों के नाम बताइए।
अब महान बल्लेबाजों की अगर बात करें तो अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से खिलाड़ी जो महान उनकी नज़र में हैं वो सब अलग अलग होंगे। मेरी नज़र में मैं सचिन को महान मानता हूं, आप सहवाग को मानते हो। ऐसे ही अलग अलग व्यक्तियों से अगर राय ली जाए तो सबका जवाब अलग होगा, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से, उनके विचार से कोई खिलाड़ी महान हो सकता है और कोई खिलाड़ी महान नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा विचार एक सा नहीं होगा। जहाँ विचार एक सा नहीं होगा वहाँ डेफिनेशन वेल डिफाइंड नहीं होगी। इसका मतलब हमारा ये वाला भी सेट्स नहीं होगा। चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप क्लास 11th में पढ़ते हैं और बताइए आपके सारे जो बच्चे क्लास के बच्चे होंगे क्या वो एक सेट्स के अंदर आएंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल वही आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं और आपसे नाम पूछा जाए तो केवल आप उन्हीं बच्चों का तो नाम लेंगे जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, और यही बात क्लास के दूसरे बच्चे से पूछी जाए तो वो भी उन्हीं 50 बच्चों का नाम लेगा। इसका मतलब क्लास में उपस्थित या उस क्लास से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है जो इस क्लास के बारे में जानता है, उनसे अगर पूछा जाए तो उन सब का जवाब एक ही होगा। इसलिए जब जवाब एक ही होगा तो डेफिनेशन वेल डिफाइंड होगी। जब डेफिनेशन वेल डिफाइंड होगी इसका मतलब क्या होगा? दिया हुआ कलेक्शन भी हमारा सेट्स होगा। इसके बाद में लास्ट एग्जांपल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल इवन इंटीजर्स, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑल इवन इंटीजर्स आते हैं, मतलब इवन भी हैं और इंटीजर हैं। अब इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं? यहाँ प्लस इवन का मतलब ये तो नहीं कहा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 6 डॉट 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 सो ऑन। क्योंकि इवन क्या होते हैं? जिनमें 2 से डिवाइड चला जाए। तो जवाब क्या होगा? 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हम इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही थी कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को सेट्स कहते हैं। इस तरीके से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सेट्स को पढ़ा। उसके बाद में अब जिक्र आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए चेक करते हैं। किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट से कोई एक कैपिटल लेटर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट है ए इक्वल टू, और हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है। कर्ली ब्रैकेट का यूज अगर आपने किया है तो आप सही हैं, वरना आप गलत हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूं ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी स्मॉल जो मैंने लेटर लिखे ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, इनका मतलब ये है कि हम इन हर एक ए ई आई ओ यू को एलिमेंट कहते हैं, तत्व, अवयव। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाएं, उसके अंदर लिखे जाने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उनके बीच कॉमा लगाना जरूरी होता है। अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो गलत है। सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो सेट में कभी भी एक ही इंग्लिश अल्फाबेट हो या कोई भी अक्षर हो, वो एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने ए यहां लिख दिया, वो दोबारा ए नहीं आना चाहिए कहीं भी। ये सेट्स के खिलाफ है। सेट्स का रूल यही है कि कर्ली ब्रैकेट लगाएं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखें, हर एलिमेंट के बाद कॉमा लगाएं। यही नोटेशन होता है सेट्स का। इसके बाद में टॉपिक आता है कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड है हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सबसे पहला जिक्र जो लिखा हुआ है इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, जहां अंकों का या लेटर्स का यूज किया जाए वो कैसी फॉर्म होती है? रोस्टर। और इसी क्वेश्चन को अगर हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दें, लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें, तो वही सेट्स हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाता है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहां बता दूं आपको, रोस्टर फॉर्म मैंने लिख दिया a इक्वल टू a, e, i, o, u, a, e, i, o, u। अगर आपको याद हो तो देखिएगा ये a, e, i, o, u इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं। इस समय जो लिखा हुआ है इस कंडीशन को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो देखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया जाता है लैंग्वेज में, स्टेटमेंट में। जैसे कि लेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट, इस सिंबल को बोलते हैं सच दैट। करली ब्रैकेट में क्या लिखा, एक्स सच दैट, मतलब एक्स एक ऐसी संख्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। A equal to x such that x is a vowels in English alphabet। x एक ऐसी संख्या है, x का मतलब x, पहला x कौन है हमारा, a है, e है, i है, o है, u है, इन सबको क्या बोलते हैं, x। इसका मतलब x एक ऐसी संख्या है जो रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स को, क्योंकि यहाँ a, e, i, o, u कौन है, इंग्लिश अल्फाबेट है। एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए कि a इक्वल टू 2, 4, 6, 8 है, ये कैसी फॉर्म है, मैंने बताया कि जहां वर्ड हो, लेटर हो, डिजिट्स हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अगर हमें इसको अब कन्वर्ट करना हो सेट बिल्डर में, तो सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि a इक्वल टू, ए कौन है, रिप्रेजेंट करता है सेट को, कि सेट ए इक्वल टू क्या है देखिए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, साफ दिख रहा है। ये कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। तो हम लिखेंगे x सच दैट कि एक सेट ए ऐसा है जिसके अंदर एलिमेंट है x, और x कैसे हैं, x इज इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर। x कैसे हैं, इवन नंबर है, लेकिन कंडीशन है, लिख देंगे यहां वेयर x कैसा है, x या तो 2 है, या हम ऐसे लिख सकते हैं वेयर x इज लेस देन टू 10। हमने कन्वर्ट किया सेट बिल्डर में और क्या लिखा कि x सच दैट x इज एन इवन नंबर वेयर x इज लेस देन टू 10, कि x एक इवन नंबर है लेकिन वो 10 से छोटा है। इसका मतलब 10 से छोटे इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 8 होता है, 6 होता है, 4 होता है, 2 होता है, वही तो है। तो कुल मिलाकर के रोस्टर फॉर्म को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है तो केवल स्टेटमेंट में लिखना होता है